अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान इकबाल। ये मेरे एक और स्टूडेंट है, बड़े होनहार स्टूडेंट है। लेकिन आज हम जानते हैं कि एविएशन इंजीनियर बनने तक का इनका जो सफ़र है वो कैसे गुजरा, ताकि व्यूअर्स जान सकें कि एविएशन इंजीनियर किस तरह से बना जाता है और उसके रास्ते में क्या क्या रुकावटें हैं और उनको कैसे अबूर करना है। तो चलते हैं ज़ीशान इकबाल की तरफ। जी ज़ीशान साहब, वेलकम है आपको हमारे शो में। थैंक यू सर। जरा नाजरीन को बताएं ऑफिशियली जरा कि आप क्या कर रहे हैं, क्या कहाँ से कर रहे हैं। सबसे पहले सर रमज़ान का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे मदद किया अपने पास। सर सबसे पहले एविएशन इंजीनियरिंग जो है सर, एविएशन हर बंदे का एक चार्म होता है, हर स्टूडेंट का एक चार्म होता है कि वो एविएशन में आए, एविएशन फील्ड में आए। लेकिन एविएशन फील्ड में आने के बहुत से ज़राए हैं, बट वो ज़राए बहुत ज़्यादा जो है वो रिसोर्सफुल हैं और उनमें जो है आपकी फ़ीस और स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा जो है वो सॉलिड होता है। एविएशन में अगर आने का जो सबसे आसान और अच्छा तरीका है और जो सबसे, मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, जो चीपेस्ट वे है एविएशन में आने का, वो एविएशन इंजीनियरिंग है। जस्ट लाइक एविएशन में सबसे पहले तो पायलट्स आते हैं एविएशन में, उसके बाद आते हैं फ्लाइट स्टीवर्ड्स और एयर होस्टेस, जो कि फ्लाइट डेक के ऊपर जो है वो एज ए सर्वेंट काम करते हैं। और उसके बाद आते हैं ग्राउंड क्रू, जिसमें एविएशन इंजीनियर्स और एविएशन टेक्नीशियन शामिल होते हैं। तीन चीजें यानी आपने बताई। जी सर। नंबर वन पायलट्स, पायलट्स, नंबर टू फ्लाइट डेक पे जो क्रू काम करता है, फ्लाइट क्रू। फ्लाइट क्रू जो है उसमें सारे स्टाफ आ जाता है। जी हाँ। जी, और तीसरा ग्राउंड क्रू, जिसमें एविएशन इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस शामिल होते हैं। अच्छा, जी हाँ, एविएशन इंजीनियर्स और एविएशन टेक्नीशियंस। ठीक है नाजरीन, ये तीन बड़े अहम चीज़ें हैं जी। नंबर वन हमारे पास पायलट है, नंबर टू क्रू है जो पूरा एक स्टाफ होता है अंदर का, और तीसरा जो है जी ड्रोन क्रू, जिसमें जो है वो इंजीनियर्स वगैरह काम करते हैं, टेक्नीशियंस काम करते हैं। सबसे पहले हम एविएशन की फर्स्ट फील्ड पे आते हैं, जो कि स्टेज है, जिसे कहते हैं पायलट्स। पायलट्स जो है, पायलट्स बनना जो है इन पाकिस्तान और बट ऑल ओवर द वर्ल्ड पायलट बनना बहुत मुश्किल है। मुश्किल इन सेंस ये है कि उसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा होता है। उसकी फ़ीस लाइक पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो आपको आज अगर आप 2020 के अंदर पायलट बन रहे हैं तो उसके लिए आपको 80 to 90 लाख चाहिए। और इसके अलावा 80 to 90 लाख के अलावा इसके बाद आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग रिसोर्सेज होने चाहिए और बहुत अप्रोचेबल आप होने चाहिए। तो फिर आपको जो है किसी अच्छी एयरलाइन में एक अच्छे पायलट की जॉब मिलती है। अच्छा, और जो जो आपने बताया है कि आपके पास अगर 80 से 90 लाख हैं तो आप पायलट बन सकते हैं। एंड देन आपके पास रिसोर्सेज भी होने चाहिए कि आप नहीं, कौन सी यूनिवर्सिटी, कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं कि बनाती है ये पायलट? जी, मैं उसकी तरफ ही आऊँगा। सबसे पहले हम स्टडीज़ डिस्कस कर लेते हैं ताकि व्यूअर्स को अंदाज़ा हो जाए कि कौन सी स्टेज पे हमें उनको किस तरह से जो है मेहनत करनी पड़ेगी, किस तरह से किस हद तक की एफर्ट्स होने चाहिए। सेकंड हमारे पास आते हैं फ्लाइट स्टीवर्ड्स। फ्लाइट स्टीवर्ड्स होते हैं जो मेल होते हैं और एयर होस्टेस होती हैं वो फीमेल्स होती हैं। हमारी जो कम्युनिटी है, हमारा जो माशरा है, उसमें ये बहुत ज़्यादा एक कॉमन वर्ड यूज़ किया जाता है कि एयर होस्टेस, फीमेल को भी एयर होस्टेस कहते हैं और मेल को भी एयर होस्टेस कहते हैं। हालांकि जो मेल है उसे फ्लाइट स्टीवर्ड कहा जाता है और जो फीमेल है उसे एयर होस्टेस कहा जाता है। एयर होस्टेस और फ्लाइट स्टीवर्ड्स बनने के लिए आपकी अच्छी लुक होनी चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए और आप ग्रेजुएटेड होने चाहिए। जैसे अगर आपने BA सिंपल भी किया हुआ है तो यू आर एलिजिबल फॉर फ्लाइट स्टीवर्ड और एयर होस्टेस। यानी उसके लिए, एयर होस्टेस के लिए और फ्लाइट स्टीवर्ड के लिए आपको जो है वो किसी किस्म की डिग्री स्पेशल नहीं चाहिए, जस्ट ग्रेजुएशन। यस, you just have to graduate and you are eligible for air hostess or flight steward। बट उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेज चाहिए। आप इतने रीचेबल होने चाहिए कि आपकी जो अप्रोच है वो हायर अथॉरिटीज़ तक हो, तो फिर आपकी इंडक्शन होती है किसी अच्छी एयरलाइन में, वरना आप इंडक्ट नहीं हो सकते। नहीं, अगर किसी की नहीं है, उसके अंदर कोई टैलेंट या कोई ऐसी बुनियाद पर, टैलेंट सिर्फ लुक्स मैटर करती हैं, लुक्स मैटर करती हैं, एंड देन आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स भी मैटर। एंड थर्ड थिंग इज प्योर पेशेंस। क्योंकि फ्लाइट स्टीवर्ड्स और एयर होस्टेस को सबसे ज़्यादा जो परेशानी के सामना वो ये करना पड़ता है कि जब वो फ्लाइट के दौरान कोई पैसेंजरों से बदतमीजी करता है, दे जस्ट हैव टू पेशेंट देयर। उन्हें वो बदतमीजी नहीं कर सकते और बदतमीजी करते हैं, दे शुड बी टर्मिनेटेड। समंदर शख्सियत बनना पड़ेगा अगर आपने एयर होस्टेस बनना है तो। आपको समंदर शख्सियत, हर चीज़ अपने अंदर गर्क करनी होगी, सब चीज़ें बर्दाश्त करनी होगी, पेशेंस बहुत ज़्यादा चाहिए। बिल्कुल ऐसी है। एंड थर्ड थिंग इज ग्राउंड क्रू, जो ग्राउंड पे काम करते हैं, जस्ट लाइक एविएशन इंजीनियर्स एंड एविएशन टेक्नीशियंस। मैं कह रहा था कि सबसे ज़्यादा आसान तरीका और ईजीएस्ट वे
एविएशन में एंटर होने का सिर्फ और सिर्फ एविएशन टेक्नीशियन या एविएशन इंजीनियर है। इस तरह से कि एविएशन जो इंजीनियरिंग जो है वो एक टेक्निकल फील्ड है। इसमें आपके पास अगर रिसोर्सेज हैं और आपको अगर आप टेक्निकली साउंड नहीं है तो कोई भी एयरलाइन आपको नहीं रखेगी। नो मैटर कि आपके पास अच्छे रिसोर्सेज भी हों तब भी आपको कोई एयरलाइन नहीं रखेगी, बिकॉज इट इज़ अ वेरी क्रिटिकल मैटर कि आपके पास जहाज़ की पूरी अथॉरिटी है, आपने जहाज़ को साइन करना है एंड देन योर एयरप्लेन इज फिट टू फ्लाई। फिट टू फ्लाई, ओके। बट अगर आपके पास टेक्निकल साउंड, आप टेक्निकली साउंड नहीं है या आपके पास टेक्निकली किसी किस्म की एजुकेशन नहीं है बट रिसोर्सेज हैं, तो आपको कोई भी एयरलाइन नहीं रखेगी, बिकॉज you have to sign on the CRS, that is known as certificate of release to service, CRS. Okay, जब तक CRS पे साइन नहीं होंगे, certificate of release to service, it means that it is a certificate जो इस पे आप साइन करते हैं और वो सर्टिफिकेट इस चीज़ की ज़मानत देता है कि एयरक्राफ्ट इज फिट टू फ्लाई। यानी जब भी कोई फ्लाइट जाती है उससे पहले ये सर्टिफिकेट वो लेते हैं। जी हाँ, यानी वो सर्टिफिकेट देना जो है वो एक एविएशन इंजीनियर का काम है। बिल्कुल सही। अगर वो टेक्निकली साउंड नहीं होगा तो वो साइन नहीं कर पाएगा। सही। आप बता सकते हैं नाजरीन को कि आपने कहाँ से जो है वो अपनी इंजीनियरिंग की है और आप जो है वो किस तरह से अब आगे अपने मुस्तकबिल को देखते हैं? सर, एविएशन इंजीनियरिंग में आप दो तरीके से आ सकते हैं। आपके पास एजुकेशन सबसे पहले मैं बात करूँ FSC प्री इंजीनियरिंग या ICS, एंड थर्ड थिंग इज 3 years ऑफ डिप्लोमा विद मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यानी आपके पास ये 3 कैटेगरीज हैं। अगर आप डिप्लोमा कर लेते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, एसोसिएट डिप्लोमा उसको बोलते हैं, ऐसे ही। नंबर 2 ICS कर सकते हैं, नंबर 3 FSC कर सकते हैं इंजीनियरिंग के साथ। और मार्क्स कितने होने चाहिए बच्चे के? एक्चुअली इसमें जो मार्क्स डिपेंड करते हैं 60% तो मिनिमम है, 60% जो है वो क्वालिफाइंग है। उसके बाद मेरिट में अगर ज्यादा लोग आ गए हैं तो ऊपर वाले 10-15 सिलेक्ट हो जाते हैं, या जो है यानी मैक्सिमम मार्क्स जितने आप लेना चाहते हैं, सॉरी एडमिशन लेना चाहते हैं तो मैक्सिमम मार्क्स आपको लेने होंगे। बिल्कुल। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि किस कैलिबर के बच्चे को ये फील्ड में जाना चाहिए, एविएशन इंजीनियरिंग की फील्ड में? क्योंकि डिफरेंट कैलिबर के बच्चे होते हैं जी, उसमें कोई एवरेज स्टूडेंट भी होते हैं, कुछ बिलो एवरेज होते हैं, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं। आप क्या सजेस्ट करते हैं? एक्चुअली सर देखा जाए तो काम तो कोई भी मुश्किल नहीं होता, अगर तो किसी की भी एफर्ट्स हों उसमें तो वो काम कर जाता है। लेकिन जो हमारी फील्ड है उसमें कुछ क्राइटेरिया हैं अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्स एंड रिगार्डिंग टू दी आवर नॉलेज मॉड्यूल्स ये कि जस्ट लाइक दूसरी बैचलर इंजीनियरिंग में होता है कि उसमें सेमेस्टर सिस्टम होता है और हर जो प्रोग्राम होता है उसमें 8 सेमेस्टर होते हैं, जस्ट लाइक 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है। लेकिन जो हमारी ये फील्ड है, अगर आप इसको एज ए सर्टिफिकेशन फ्रॉम PIA ट्रेनिंग सेंटर कर रहे हैं तो उसमें मॉड्यूल सिस्टम होता है, और अगर आप ऐसा के पेपर्स दे रहे हैं, सारी पेपर दे रहे हैं तो उसमें भी मॉड्यूल सिस्टम होता है। मॉड्यूल इस एक सब्जेक्ट होता है जिसे हम मॉड्यूल का नाम देते हैं। टोटल मॉड्यूल्स होते हैं वो 13 होते हैं। अब 13 मॉड्यूल्स हैं, उसमें 13 सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि ऑल ओवर द एयरक्राफ्ट फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट उसको जो है फुलफिल करते हैं, जस्ट लाइक फ्रॉम मेंटेनेंस एस्पेक्ट, फ्रॉम मैकेनिकल एस्पेक्ट एंड आल्सो फ्रॉम द एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चरल नॉलेज उसमें आता है। अब 2 तरह के सर मॉड्यूलर सिस्टम है, एक कहलाता है B1 दैट इज नोन एज एरोस्पेस एंड द अदर थिंग इज दैट B2 व्हिच इज एवियोनिक्स। B1 जो है वो मैकेनिकल की जो उसमें हम स्टडी करते हैं, मैकेनिकल को स्टडी करते हैं, और B2 में हम टोटली एयरक्राफ्ट की इलेक्ट्रिकल सिस्टम को स्टडी करते हैं। इट इज़ 2 डिफरेंट थिंग्स। अगर आप B1 में जाना चाहते हैं तो आपके पास FSC प्री इंजीनियरिंग होनी चाहिए, या आपके पास ICS होना चाहिए, या आपके पास 3 years DA डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, तब आप B1 में जाते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू बिकम इन B2 इंजीनियर यू शुड हैव ए 3 years एक्सपीरियंस और 3 years DAE डिप्लोमा ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो फिर ही आप जो है वो B2 में जा सकते हैं। इट इज़ 2 डिफरेंट थिंग्स, B1 एंड B2। अब B2 और B1 में जो है वो मॉड्यूल में ये होता है 13 मॉड्यूल्स होते हैं। ईच मॉड्यूल कंटेन्स 1 सब्जेक्ट रिगार्डिंग टू एयरक्राफ्ट नॉलेज। अब हर मॉड्यूल में जो है उसको हमें पास करना होता है, जस्ट लाइक इसका जो पासिंग क्राइटेरिया होता है 75% मार्क्स। अगर 75% से कम आए तो नो ग्रेस मार्क्स जो है वो किसी किस्म के ग्रेस मार्क्स जो है वो नहीं दिए जाते। इफ़ यू गॉट 74.99% सो यू आर फेल्ड। बच्चों ये बात जरा मुश्किल होने वाली है, यानी अगर आपके 75% से कम नंबर आए हैं यू आर कंसीडर्ड फेल। इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सर्वाइव
if you cannot have 75% of your each module, it would be very tough for you. If you got 74.9, unfortunately, if you any of the student get 74.99% marks, he is considered failed. ओके उसके बाद आपके ऊपर 3 महीने की पेनल्टी लग जाती है. आप उस 3 महीने में वो वाला मॉड्यूल नहीं दे सकते, उसके भी एग्जाम आप नहीं दे सकते, आप एलिजिबल ही नहीं है. हाँ, दूसरे किसी भी एग्जाम को दे सकते हैं, बट वो एग्जाम आप नहीं दे सकते. सादा लफ्जों में बेटे, आप लोग जो छोटे बच्चे हैं या जो आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आपकी सप्ली आ जाती है तो आप अगले ही दिन जाते हैं, जाके जो है वो सप्ली के लिए रजिस्ट्रेशन करवाते हैं. इसमें 3 माह की जो है वो रिस्ट्रिक्शन है, आप उस मॉड्यूल या उस सब्जेक्ट को नहीं अपीयर हो सकते. पहले आप जो है वो 3 माह की कोई और मॉड्यूल पढ़ेंगे, अगर आप जो है वो पहले वो क्लियर करेंगे, इसी तरह ही होगा. और जो आपके रहते हैं वो बाद में आपके रह जाएंगे, यानी टाइम भी वेस्ट, पैसा भी वेस्ट होगा अगर आप मेहनत नहीं करेंगे. तो जो बच्चे एवरेज हैं, मेरा ख्याल है उनको नहीं जाना चाहिए. मे बी दे शुड गो, अगर वो एफर्ट करते हैं तो इट इज़ नथिंग टफ देयर बट नथिंग डिफिकल्ट. लेकिन अगर वो मेहनत करते हैं, और दिस फील्ड इज़ ऑल अबाउट इंटरेस्ट. अगर आपको वाकई एयरक्राफ्ट में इंटरेस्ट है, आप एयरक्राफ्ट को देखते हो, आपको फील आती है कि यार एक मशीन है एंड आई हैव टू लर्न अबाउट इट, तो ही आप इस फील्ड में सर्वाइव कर सकते हैं. अदरवाइज इफ यू नॉट इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड देन इट इज़ नॉट फॉर यू. देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप स्लो लर्नर हैं, लेकिन अगर आपका ये यकीन है कि मेरे पुख्ता इरादे मेरी तकदीर बदलेंगे, मेरा मुकद्दर मोहताज नहीं मेरे हाथों की लकीरों का, तो आप चले जाएं. क्योंकि आपने मेहनत करनी है, आपका इरादा पुख्ता है, तो आप चले जाएं. अदरवाइज आप सजेस्ट करते हैं कि यहाँ पर केयरलेसनेस, लेजीनेस नहीं चलेगी. बिल्कुल नहीं, बिकॉज सर इट इज़ ए वेरी क्रिटिकल फील्ड. आपके पास एक पूरे एयरक्राफ्ट की जिम्मेदारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बहुत से पैसेंजर्स, सैकड़ों पैसेंजर्स जो हैं आपके एक साइन के ऊपर बैठे हुए हैं. अगर आप गलत साइन कर देते हैं, या आपको जो सर्टिफिकेट ऑफ रिलीज टू सर्विस है, अगर आप जहाज़ की जो लुक आफ्टर या उसके ऊपर जो वॉक थ्रू जो आप उसकी इंस्पेक्शन करते हैं, अगर वो ही ठीक नहीं कर रहे, तो इट इज़ अ वेरी बिग ब्लंडर फॉर यू कि आप इतने जानों के साथ खेल रहे हैं. फर्स्ट थिंग. एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट इन मॉड्यूल्स को पास करना ही काम है. अगर जब तक ये मॉड्यूल्स पास नहीं होंगे, तब तक आपको पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी, जो कि गवर्नमेंट इदारा है, जो कि पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स, एयरलाइंस और तमाम स्टाफ का ख्याल रखता है, उनके लाइसेंसेस को देखता है, वो आपको लाइसेंस कभी भी जारी नहीं करेगा. इतनी क्रिटिकल फील्ड है. तो हर मॉड्यूल को आपने जो है वो 75% मार्क्स अबव लेके ही पास करना है. और जो मॉड्यूल्स हैं उसमें किसी किस्म की चीटिंग, ग्रेस मार्क्स नहीं चलते. वो कंप्यूटर पे जो है वो ऑनलाइन पेपर होता है, वो भी सिर्फ एग्जामिनेशन हॉल में होता है. जो स्पेसिफाइड एग्जामिनेशन हॉल पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने स्पेसिफाइड और ऑथराइज किए हैं, सिर्फ वहीं पर होता है. आप इसे घर में बैठ के इस टेस्ट को पेड नहीं हो सकते. फर्स्ट थिंग. एंड सेकेंड थिंग इज दैट अगर आपको अनफॉर्चुनेटली 75% से कम मार्क्स आए और आप फेल हो गए, आप पर 3 महीने की पेनल्टी चार्ज होती है. एंड रीटेस्ट के लिए अगर पेयर होने के लिए आपको 2000 जो है वो फाइन पे करना पड़ता है. अगर 3 महीने बाद आपने पेपर दिया एंड देन यू दोबारा आप फेल हो गए हैं, तो आपको दोबारा से 3 महीने की पेनल्टी लगती है, अगेन 2000. और अगर आप दोबारा तीसरी बार भी फेल हो जाते हैं तो आपके ऊपर 1 साल की पेनल्टी लगती है. आप 1 साल तक उस पेपर में बियर नहीं हो सकते, और दोबारा से 2000 रुपये आपको जमा करवाना पड़ेगा, फिर आप दोबारा उस पेपर में पेयर होते हैं. तो सबसे ईजीएस्ट वे है कि आप पहले से मेहनत कर रहे हैं फर्स्ट डे से, और उस मॉड्यूल को तभी पास करते हैं. वरना अगर आप फंस जाएंगे तो फिर फंसते चले जाएंगे. इसमें अब 2 कैटेगरीज आती हैं. एक जो कैटेगरी है वो है डिप्लोमा. इट इज़ ए टाइप ऑफ सर्टिफिकेशन जो कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में PIA ट्रेनिंग सेंटर करवाता है. एंड द सेकेंड थिंग इज़ बैचलर्स के काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ करवा रही हैं, जस्ट लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी जो लाहौर में, जोहर टाउन में है, एंड यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर जो कि रेवेन्यू रोड भुगतियाँ चौक पे है. एंड द थर्ड वन इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ सुपीरियर यूनिवर्सिटी. वो भी एविएशन इंजीनियरिंग करवाते हैं. अच्छा. बट सुपीरियर यूनिवर्सिटी में अभी तक जो एविएशन इंजीनियरिंग वो अभी स्टार्ट नहीं, दे आर वर्किंग ऑन इट. बट वो एविएशन मैनेजमेंट करवाते हैं, जिससे आप रिजर्वेशन एंड टिकटिंग एरिया में किसी भी एयरलाइन में जा सकते हैं. एविएशन मैनेजमेंट में की वजह से आप जो है किसी भी एयरलाइन के फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं, और उसके अलावा आप वहाँ की ग्राउंड हैंडलिंग में भी जा सकते हैं. जस्ट लाइक अगर काफ़ी व्यूअर्स गए हों कभी एयरपोर्ट, तो आपने देखा होगा काफ़ी वहाँ पे कार्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्स, दे आर वर्किंग ऑन इट. व्हीकल्स लाइक कार्गो व्हीकल्स अलग होती हैं, फूड कार्ट अलग होती है, तो उसकी जो हैंडलिंग है आप उसमें भी जा सकते हैं.
सबसे यानी कि एविएशन मैनेजमेंट एक डिफरेंट फील्ड है जी हाँ और एविएशन इंजीनियरिंग अभी सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने नहीं की। जी हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, ये 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बैचलर्स में इंजीनियरिंग करवाती अच्छा, हैं। गवर्नमेंट की कोई यूनिवर्सिटी नहीं इसमें अभी तक जो है वो No. कदम रख सकी? नो, आप कौन सी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं? मैं पीआई ट्रेनिंग सेंटर से कर रहा हूँ, ये इसकी लाहौर की ब्रांच से। वैसे ये कराची में भी और इस्लामाबाद में भी है और मुल्तान में भी है, लेकिन जो सबसे जो इसकी गोल्ड और सुपीरियर कैंपसेस हैं वो लाहौर, कराची और इस्लामाबाद है। इसके बाद अच्छा, पेशावर में स्टार्ट किए गए। आपने खुद आईसीएस किया था कि एफएससी की थी? मैंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की थी, मेरे 60% मार्क्स थे। बट अगर आप पीए ट्रेनिंग सेंटर से करते हैं तो उसके लिए आपको वहाँ के एंट्री टेस्ट में से पास करना लाजमी है, क्योंकि उनका एंट्री टेस्ट होता है वो अकॉर्डिंग टू दी एयरलाइंस होता है, बहुत ज़्यादा मॉडर्न होता है उनका टेस्ट, एंड इसके अलावा उसके अंदर जनरल नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जो बाकी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, यू नो वेरी वेल के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में तो अगर आपके पास फीस है उनको देने के लिए, देन यू आर एलिजिबल। वहाँ पे सिर्फ एंट्री टेस्ट सिर्फ फॉर्मेलिटी होते हैं, तो अगर तो आपके पास वहाँ पैसा है तो आप वहाँ जा सकते हैं। अच्छा, आपने जो पीए ट्रेनिंग सेंटर में फीस दी है वो कितनी थी? जो मेरी वहाँ की जो फीस थी वो थी 7,45,000 ऑफ 2 years। पूरे 2 साल का जो आपने एविएशन इंजीनियरिंग कितने साल किया? Actually, it takes about 2.5 to 3 years. ऑलमोस्ट 2.5 to 3 इयर्स। अगर तो ये क्यों वेरिएशन क्यों है? Actually, 2.5 to 3 years, it is the working days only. But जब हम किसी भी मॉड्यूल को पढ़ते हैं, जब हमारे पेपर होते हैं, उसके लिए हमें प्रिपरेशन के लिए लीव्स चाहिए होती हैं। अगर प्रिपरेशन लीव्स जो हैं वो वेरी कर जाती हैं, जस्ट लाइक एक 1 वीक से अगर एक्सीड कर जाएं, तो जो है इसमें इस पीरियड में वेरीफाई वो वेरिएशन आ जाती है। वेरिएशन आती है। इसके अलावा हमने 1 साल जो है वो लाहौर में पढ़ना होता है, 1 to 1.5 years, एंड 1 year वी हैव टू स्पेंड इन कराची एट जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वहाँ पे हम जो है लाइव एयरक्राफ्ट्स पे जो है वो ट्रेनिंग करते हैं। उसके अलावा आपको फिर 6 महीने मजीद जो है वो दोबारा लाहौर में इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लाइव एयरक्राफ्ट्स के ऊपर काम करना पड़ता है। वो भी ट्रेनिंग का एक हिस्सा होता है जिसे ऑन जॉब ट्रेनिंग कहते हैं। लाइव इन्वायरमेंट में हम टेक्निकल रीजंस की बिना पे हम टेक्निकल इश्यूज पे काम करते हैं और टेक्निकली अपने आप को साउंड करते हैं, और हमारे ट्रेनिंग्स जो है वहाँ पे लाइव एयरक्राफ्ट्स के ऊपर जो है वो ओजीटी करते हैं। इसे कहते हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग। लाइव एयरक्राफ्ट्स के ऊपर हम मेंटेनेंस टास्क जो है वो कैरी आउट करते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी जो प्रैक्टिकल्स हैं ना, प्रैक्टिकल्स की वजह से आपका जो वेरिएशन है वो आती है उसमें ड्यूरेशन के। बिल्कुल, अगर हमारी प्रिपरेशन लीव्स जितनी कम होंगी तो हमारा जो ये सर्टिफिकेशन है जितनी जल्दी हम गेन कर सकते हैं। अगर ये पीरियड जितना डिले होगा तो हमारा भी जो कोर्स है उतना डिले। यानी आपने 7.5 लाख रुपया जमा करवाया है? जी, अगर इसके बाद आप कराची जाते हैं, कराची में जो एक्सपेंसेस है वो भी हमारे अपने होते हैं, हमें इंस्टीट्यूट जो है वो एंटरटेन नहीं करता। हमने उसको तमाम जो वहाँ पे जितने एक्सपेंसेस हमने उसको ही मीट करना होता है। अच्छा, लाहौर में तो रहायश आपकी अपनी है, बाकी अगर आप किसी और शहर में जाते हैं तो वहाँ पे जी, आपको बिल्कुल। हॉस्टल और दूसरे एक्सपेंसेस भी पड़ेंगे। अच्छा, अगर आप वो बता रहे थे प्राइवेट यूनिवर्सिटी का, फॉर एग्जांपल प्राइवेट यूनिवर्सिटी हम कहते हैं कोई एक यूनिवर्सिटी ले लेते हैं, तो लाहौर यूनिवर्सिटी कहते हैं, आप कह रहे हैं करवा रही है एविएशन इंजीनियरिंग, तो वो उनकी कितनी फीस है? एक्चुअली इट वेरीज। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में अबाउट 12 लाख, ये बात 2018 की है। इट टेक्स अबाउट 12 lakh, and it means that 1.5 lakh per semester is the fees at University of Lahore, and about 2 lakh fees is at University of Management and Technology. इसके अलावा पेपर्स होते हैं, उससे कहते हैं एआसा। एआसा जो है एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कुछ कई कंट्रीज में कुछ को निकाल के, जस्ट लाइक पाकिस्तान उसमें इंक्लूड नहीं है, एंड सम ऑफ द अदर कंट्रीज आर नॉट इंक्लूड इन एआसा। एआसा इज एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि तमाम एयरक्राफ्ट्स की मेंटेनेंस का ऑडिट करती है। एआसा EASA इसकी शॉर्ट फॉर्म है, इसकी एब्रिविएशन है, और इसकी फुल फॉर्म है यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी। ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मेंटेनेंस का ऑडिट करती है। इसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है? पाकिस्तान को भी शामिल था, बट अब अपनी टेक्निकल रीजंस की बिना पे और कुछ ऐसे हादसा की भी इंसिडेंट्स की बिना पे पाकिस्तान को निकाल दिया गया। ऐसा नहीं। चले, अभी हम जो है वो एआसा को एक साइड पे रखते हैं, और हम एआसा को एक साइड पे नहीं रख सकते, बिकॉज एआसा इज द कोर पार्ट ऑफ द एविएशन इंजीनियरिंग। एआसा के जो पेपर्स हैं वो एक कोर पार्ट है, उसके बगैर इंजीनियरिंग हो ही नहीं सकती। अच्छा जी हाँ, एआसा को इंटरनेशनली देखा जाता है। अपार्ट फ्रॉम द फीस, लाइक मैंने बताया कि 12 लाख जो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की फीस है, अपार्ट फ्रॉम द फीस you have to pay 2,000 pounds, European pounds, for the paper fees.
जो 2000 पाउंड पेपर की फ़ीस होती है ये आपको अलग से सबमिट करानी पड़ती है। बट पाकिस्तान में एआसा ने किसी भी इंस्टीट्यूट को ये ऑथराइज़ नहीं किया कोई पेपर ने। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो करवाती हैं बट इट इज़ इलीगल, मतलब कि वो एआसा ने इनको ऑथराइज़ नहीं किया, लेकिन फिर भी वो जो है अपना पेपर ले लेते हैं, तो इट इज़ इलीगल। अगर आप एआसा पेपर देना चाहते हैं, पाकिस्तान में सिर्फ सारी आता है, SARI। सारी का मतलब साउथ एशियन रीजनल इनिशिएटिव। जो मैं पेपर्स दे रहा हूँ वो सारी के दे रहा हूँ, मैं ऐसा के भी दे सकता हूँ। ऐसे पेपर्स जो हैं वो पाकिस्तान में होते हैं, ऐसे पेपर दुबई में होते हैं, इंग्लैंड में होते हैं, अमेरिका में होते हैं, और भी काफ़ी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इसके पेपर होते हैं। बट जो मोस्ट प्रेफरेबल जो कंट्रीज़ हैं वो दुबई, UAE, अमेरिका एंड लंदन, वहाँ पे आप इनके पेपर्स जो हैं वो दे सकते हैं एंड दे शुड बी अप्रिशिएबल। तो आप जो है वो सारी में दे रहे हैं? जी हाँ। सारी भी वैलिड रखती है, वैलिडिटी रखती है? सारी हैज़ वैलिडिटी जस्ट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर आप जा सकते हैं जहाँ Yeah. लेकिन But ये अगर तो एशिया की एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम एशियन कंट्रीज में नहीं जा सकते? जी जा सकते हैं, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जैसे आपके पास 5 to 6 years ऑफ एक्सपीरियंस इफ़ यू हैव इन लाइव मेंटेनेंस इन्वायरमेंट, लाइक अगर आप किसी भी एयरपोर्ट पे किसी भी एयरलाइन के अंदर 5 से 6 साल के काम कर रहे हैं और आपके पास इतना एक्सपीरियंस है कि आप टेक्निकली बहुत ज़्यादा साउंड है, सो इट कैन वर्क इन आल्सो इन दुबई जस्ट लाइक इन एमिरेट्स, इन कतर एयरलाइंस, इन इत्तेहाद एयरलाइंस, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। कितने ही टेक्नीशियंस हैं जो कि इस वक्त एमिरेट्स, कतर और इत्तेहाद में काम कर रहे हैं जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेक्निकली साउंड एक्सपीरियंस। अच्छा, आप नाज़रीन को बताएंगे ये एविएशन इंजीनियरिंग और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस? एक्चुअली हमारे बहुत से स्टूडेंट्स को ये लगता है कि एविएशन इंजीनियरिंग और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जो है दे आर सेम, बट दे आर नॉट सेम। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इज अनदर थिंग एंड एविएशन इंजीनियरिंग इज अनदर थिंग। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में हम एयरक्राफ्ट की डिज़ाइन, उसकी मैन्युफैक्चरिंग और उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं कि हमने एयरक्राफ्ट को जो है वो किस तरह से हमने उसको मैन्युफैक्चर करना है और उसकी शेप किस तरह की हो कि उसके ऊपर एरोडायनेमिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव हों। यू नो दैट कि एयरक्राफ्ट अपनी सिर्फ इंजन से नहीं चलता, एयरक्राफ्ट की एक स्ट्रीमलाइन बॉडी है जिसकी वजह से वो हवा में जो है वो ड्राइव करता है। अब उस उसकी जो एरो फ्रेम है उसका वो ऐसा होना चाहिए कि वो जो है वो इजीली विदाउट एनी हर्डल्स कैन फ्लाई इन एयर। इसके लिए हमें जो है पढ़ना पड़ता है एंड जिस स्टडी जिसमें हम भी इस चीज़ को स्टडी करते हैं उसके का नाम है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में सादा लफ्जों में हम जिसे जो है वो कहते हैं हार्डवेयर, ये हार्डवेयर है, एरोप्लेन का हार्डवेयर पढ़ेंगे, ऐसे ही जी। असल में हम जैसे जो पेरेंट्स हैं या जो बच्चों के जो हैं गार्डियन हैं, ये उनके लिए वीडियो बड़ी अहम होने वाली है। एक्चुअली वजह ये है कि लोगों को बिल्कुल नहीं पता, जस्ट एक ख्वाब लिए हुए कि जी बच्चे ने पायलट बनना है। तो पायलट बनना जो है वो कितना मुश्किल है, उसके लिए अभी हमें शान इकबाल साहब ने बताया कि फ्लाइंग हॉर्स हैं डिफरेंट सिचुएशंस में, कि स्ट्रॉमी सिचुएशन है, ठीक है जी, उसके बाद जो है वो नाइट है, डे है, पूरे जब आप अपने फ्लाइंग हॉर्स पूरे कर लेते हैं, और इन्होंने ये भी बताया कि जो आपने फ्लाइंग हॉर्स है अपनी कॉस्ट पे पूरे करने हैं, इस वजह से 80 से 90 लाख रुपया लग जाता है। ऐसे ही आपके पास रिसोर्सेज भी होने चाहिए, बहुत हाई लेवल रिसोर्सेज और बहुत अप्रोचेबल रिसोर्सेज होने चाहिए कि आप किसी भी एयरलाइन में जो है वो इजीली इनफ हो जाए। बिल्कुल जी, देखें आपके सामने बता रहे हैं हमारे पास एविएशन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, और ये मैं बता रहे हैं कि रिसोर्सेज पाकिस्तान में हर जगह पे रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, ये कोई यहाँ नहीं, इसलिए इससे ना घबराएं। रिसोर्सेज जारी बात, आप जिस फील्ड में होते हैं आप वहाँ पे काम करते हैं, आप अपने आप को मनवाते हैं, रिसोर्सेज आपके खुद ब खुद बनना शुरू हो जाते हैं। आपके टीचर्स होते हैं, आपके सीनियर्स होते हैं, वो आपका करेक्टर आपका रिसोर्स का वजह बनता है। तो आप अपने अच्छे करेक्टर के साथ जब काम करेंगे, मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप बड़ा आगे जाएंगे और इंशाल्लाह कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। अब हम जो है वो जिशान साहब से पूछते हैं कि आप जो है वो यंगस्टर्स को जो कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में या जो है एविएशन इंजीनियरिंग में या पायलट बनना चाहते हैं, क्या मशवरा देंगे? एक्चुअली अगर इफ यू वांट टू बी पायलट तो देन यू शुड बी रिच, जस्ट लाइक आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप जो है वो उसकी फीस पे कर सकें। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि चीपेस्ट वे जो है एविएशन में एंटर होने का है वो सिर्फ और सिर्फ एविएशन इंजीनियरिंग है, एविएशन टेक्नीशियन है। बिकॉज अगर आप फ्लाइट स्टीवर्ड या एयर होस्टेस भी बनते हैं, आप फ्लाइट क्रू के अंदर भी जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए। एक तो आपकी हैंडसम पर्सनैलिटी, आपकी लुक्स होनी चाहिए, उसके अलावा यू हैव ए गुड कम्युनिकेशनल स्किल्स कि आप किसी को भी मुखातिब करते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए।
कि आप एक बंदा आपकी बात को सुने और वो जो है वो कह लीजिए कि ऐसी बात होनी चाहिए कि आपके अंदर अल्फाज के अंदर ऐसा आप मुखातिब करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि ही शुड बी सरप्राइज्ड लाइक। तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा आपको इंटरनेशनल लैंग्वेज लाइक चाइनीज़, फ्रेंच तो आनी चाहिए, और इंग्लिश डेफिनेटली इट इज़ कंपल्सरी। इंग्लिश इज़ कंपल्सरी फॉर एविएशन लाइक फ्लाइट क्रू। क्रू मेंबर बनना है तो आपके लिए लैंग्वेजेस भी एक हर्डल बन सकती हैं। बिल्कुल। देखिए जी, जो है ज़ीशान इकबाल ने मैं बताया कि आप जो है अगर जो एविएशन इंजीनियरिंग की ग्राउंड डिपार्टमेंट में अगर आप काम करते हो ये चीपेस्ट वे है। बिल्कुल। तो इसके अलावा जो है अगर पायलट बनना है तो आपने पार्किंग भी अपनी खुद देनी है। एरोप्लेन अगर कहीं जा रहा है आप उसके फ्लाइंग और पूरे कर रहे हैं, पार्किंग पे करेंगे, फ्यूल पे करेंगे, इंस्ट्रक्टर फीस पे करेंगे, और क्या चीज़ होती है जी? सिर्फ ये चीज़ें जिसकी वजह से इतना कॉस्टली पड़ जाता है मैं पायलट बनना। ओके ओके, यही वजह है जनाब कि गरीब आदमी जो है वो पायलट बनने का ख्वाब तो देख सकता है लेकिन उसके रास्ते में रुकावटें बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन हम इस उम्मीद से कि जो है वो इंसान जो चाहे वो कर सकता है, आज हम अपने प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे और मैं एक दफ़ा शुक्रिया अदा करता हूँ